हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़िएगा और सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। और जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, हम लोग जो है इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा मैप आप लोग को मैं बतलाता हूँ, मैप का थोड़ा सा ज्ञान आप लोग के पास रहना चाहिए। तो देखिए ये जो है नेपाल है, नेपाल आप लोग देश याद रखिएगा, ये हमारा पड़ोसी देश जो है नेपाल है। मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ आप लोग को, रुक जाइए। ये हमारा पड़ोसी देश आप सभी लोग जानते हैं नेपाल है। उसके बाद जो है आप लोग इधर वाले इलाके यानी इधर वाले आप लोग देख सकते हैं, ये इधर पाकिस्तान है और ये वाला इलाका यानी ऊपर नेपाल के ऊपर वाले इलाके जो है ये चाइना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग देखते रहेंगे मैप को। क्वेश्चन पढ़िए कर है, भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत तो एक मंत्र है। तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद। आप सभी लोग जानते हैं सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है सबसे बड़ा उपनिषद जो है तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है और आप सब याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है जितना पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये सेशन में जो है हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो है ये सेशन लंबा हो जाता है, इसी की वजह से केवल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बहुत उसका व्याख्या भी देख लेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर रहा है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो आप लोग बताइएगा यजुर्वेद की टोटल जो है 2 शाखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कर है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग बताइएगा 4 जीवन चरण जो है निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में पहले देखिएगा तो ब्रह्मचार्य जो है 0 से 25 वर्ष के उम्र के जो है समय को ब्रह्मचार्य के नाम से जाना जाता है। और गृहस्थ जो है ये 25 से 50 वर्ष के उम्र के समय को जाना जाता है। और जो है वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष के उम्र को जाना जाता है। और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष के उम्र के बीच के माना जाता है, तो सन्यासी। तो ये सारे आप लोग को चारों जो है पॉइंट आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग बताइएगा त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो ये मठ कहाँ है, वेणुवन मठ जो है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जितना पॉइंट आप लोग को मैं स्किप कर रहा हूँ सारे पॉइंट को आप लोग क्या करना है, आप लोग जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कर रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो जब गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने, उस समय गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जो है महापरिनिर्वाण जो है इसको किसके लिए जाना जाता है, तो ये मृत्यु के उपरांत जो है मृत्यु जो हुआ था बुद्ध को, तो उसको जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डैश भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। तो ये सांची का स्तूप था। तो सांची का स्तूप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो हर्षवर्धन जो है ये पुष्य भूति वंश से संबंधित है। तो पुष्य भूति वंश से संबंधित कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेखित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 2 में जो है ये नागरिकता है और आर्टिकल 5 से 11 तक आप लोग याद रखिएगा। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 आ जाता है और भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो ये सब
आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3, और भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। प्रस्तावना तब सभी लोग जानते हैं, प्रस्तावना एक जो है संविधान का एक मूल अंग है, जो सबसे पहले प्रस्तावना ही मतलब लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा और संघ और इसके क्षेत्र, तो संघ और इसके क्षेत्र जो है ये भाग 1 में के अंतर्गत आ जाता है, और भाग 1 जो है 1 से 4 आर्टिकल आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, और 3 प्रकार से जो है नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसे जो पहला स्लाइड में यानी क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा आप लोग को 5 प्रकार के किस प्रकार से जो है कौन कौन नियम है नागरिकता प्राप्त करने के लिए और कौन कौन नियम है नागरिकता को समाप्त करने के लिए, सारे जो है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो आप सभी लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची में जो है ये संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का उल्लेख मिलता है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट है, आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा ना, अदरवाइज मैं इसको स्किप करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। ऐसा ऐसा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे तो ढेर ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग ये सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये जो है राज्य सूची के विषय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य सूची के विषय आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर राज्य सूची के विषय यहाँ पर लिखा है भूमि लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, गैस, कृषि आय पर कर, ये सब जो है क्या है? तो ये राज्य सूची का विषय है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाएं अनुसूची भाषाओं के अलावा और किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो आप लोग बताइएगा राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी जो 22 भाषा है 22 भाषा को छोड़कर और वो कौन सी 2 भाषा है जिसको साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो आप लोग बतलाना है राजस्थानी है और अंग्रेजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये बन आ जाएगा। समवर्ती सूची का मतलब मैं बतलाता हूँ। समवर्ती सूची वो है जो राज्य सूची और जो है केंद्र सूची जो है संघ सूची के अंतर्गत दोनों में ये विषय शामिल रहता है, यानी दोनों जो है राज्य सूची और संघ सूची इस पर कानून बना सकते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 कर है भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो आप लोग को बतलाना है जो स्थलीय सीमाएं यानी भू सीमाएं हैं, यानी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है? तो आप सभी लोग बताइएगा। टोटल जो है 7 देशों के साथ लगा है। और जो है आप लोग उससे तटीय सीमा भी पूछ लेगा, तो तटीय सीमा यानी जो जलीय सीमा जो है ये भी 7 देशों के साथ लगा हुआ है, और जो है स्थलीय सीमा भी 7 देशों के साथ लगा हुआ है। तो 7 देश जो है स्थलीय सीमा का ये रहा। तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये सारे आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कितने राज्य है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये 5 राज्य है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड आप लोग को याद रखना है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद देखिएगा तो अफगानिस्तान के साथ देखिएगा तो ये केवल एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है जो लद्दाख के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। और भारत और लद्दाख के बीच के जो बाउंड्री का नाम है उसका नाम है डुरंड रेखा। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्री का नाम आप लोग याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन है, और भारत और चीन के बीच के रेखा का नाम जो है ये मैकमोहन रेखा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है।
चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए चीन के साथ जो है भारत के चार राज्य जो है चीन के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और एक जो है एक यूटी हो जाएगा, कौन, तो आप लोग बताइएगा लद्दाख। तो टोटल 4 राज्य और एक यूटी हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो अभी मैंने बताया हूँ आप लोग को, भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार के से पृथक करता है? तो आप सब लोग बताइएगा पाक जलडमरू जो है ये अलग करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट मैं नीचे वाले पॉइंट आप लोग को नहीं कराऊंगा, आप लोग को अपने से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, भारत का दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है? तो त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीपीय है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो भारत का नीचे वाला इलाका है, यानी जो साउथ इंडियन इलाका है, ये यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, कुछ इस प्रकार इसका विस्तार है। तो इसीलिए ये इसका जो है त्रिकोणीय इसका आकार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है ये त्रिकोणीय है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 पार्टों में, यानी 6 भागों में बांटा गया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्य घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जाती है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना जो होता है 2 मई 1951 ईस्वी में होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो आप सभी लोग बताइएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी जीडीपी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मापों से द्वारा पदों में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार अक्ष में घूमती है? तो आप सभी लोग बताइएगा अपकेंद्र बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहते हैं। तो इस गति को जो है वक्र रेखीय गति कहते हैं। तो इस गति को क्या कहा जाएगा? तो वक्र रेखीय गति कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः डैश होते हैं। तो जिसके बाह्यतम कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे हम लोग धातु कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और निम्न में कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक है? तो प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक कोई है तो वो है बेरियम। बेरियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम का परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा 56 होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन लेड का अयस्क है? तो आप सभी लोग बताइएगा इनमें से कौन जो है लेड का अयस्क है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गैलेना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि लेड का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्रण है। तो पीतल में कौन कितना % का मिश्रण होता है? देखिए पीतल में जो है 30% जिंक होता है और 70% तांबा होता है। तो 30% जिंक और 70% तांबा से मिलकर जो बनता है ये पीतल बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगर निम्नलिखित में से कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण
विकास होता है। तो भ्रूण विकास आप सभी लोग जानते हैं गर्भाशय में होता है, यानी गर्भाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये वृषण में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में जो होता है इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। अगर XY गुणसूत्र होगा तो मेल होगा, और XX गुणसूत्र होगा तो ये फीमेल होगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा, कर डस युवावस्था के समय लड़कों में दिखने वाले बदलाव लाता है। तो ये जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो आप सभी लोग बताइएगा, पंजाब राज्य का ये प्रमुख कढ़ाई है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में रामनवमी का त्यौहार डैश हिंदू त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो ये जो है चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है ये त्यौहार को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लोकरंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, MP इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है। तो आप लोग बताइएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक किससे संबंधित है। तो ये बांसुरी बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो ये बांसुरी बजाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य कृति रत्नवाली के लेखक कौन थे। तो आप सभी लोग बताइएगा, हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन जो है इस कृत के लेखक हो जाएंगे, रत्नवाली के लेखक जो है हर्षवर्धन हो जाएंगे। और चाणक्य के लेखक जो है ये चाणक्य का जो लिखा गया बुक है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। और शूद्रक द्वारा लिखा गया है, ये मृच्छकटिकम जो हो जाएगा, ये शूद्रम द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे आप लोग को पॉइंट याद रखना है। और कालिदास द्वारा लिखा गया है, मेघदूत जो है ये सब जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो है ये युवराज सिंह द्वारा लिखी गई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो भारत में महलों के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये कोलकाता को जाना जाता है। और गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। और नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछेगा तो 2 फरवरी आप लोग बताइएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जापान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 3 मई को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिसका अध्यक्षता में आयोजित होगा। तो ये जो होगा ये इटली में आयोजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इटली हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने टोटल जो है 49 क्वेश्चन देखे हैं। और ये क्वेश्चन जो था ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो जितने क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बचता है आप लोग के मन में तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।